हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका महवो बॉय और आज मैं लाया हूं द एक्स्ट्रा एकेडमी सर्वाइवल गाइड मनवा का एपिसोड 3 हिंदी एक्सप्लेन। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे जरूर देखो क्योंकि कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का धमाकेदार एपिसोड। टेस्ट के नतीजों में हेरफेर करना घिनौना काम था। एड रॉथ टेलर पहले एक परेशानी वाला इंसान था। हर कोई उसे देखकर सिर पकड़ लेता था, लेकिन अब उसमें कुछ बदलाव आया था। फियोनिया को याद आता है जब वह उसके सामने घुटनों के बल बैठा था और उसे गोल्डन बीड जीतने का मौका दिया था। वो सोचती है, क्या वह वाकई एड को पूरी तरह जानती है? पहले आर वाला लड़का एड पर चिल्लाने दौड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्ची बेक्सी दिखी थी। वो नाटक नहीं था। अनाउंसर घोषणा करता है कि लड़ाई शुरू होने वाली है और सारे स्टूडेंट्स खुशी से चिल्लाते हैं। फियोनिया एड से कहती है कि वो उसे कंफ्यूज कर देता है, जिससे एड हैरान रह जाता है। वो इस ड्यूल के जरिए उस पर एक राय बनाना चाहती है। फिर वो सिर्फ एक पानी का गोला चलाती है ताकि उसका रिएक्शन देख सके। उसे पता है कि एड की मैजिक विंड और फायर है, तो वो देखना चाहती है कि एड पानी पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। उसे उम्मीद थी एक शानदार लड़ाई होगी, लेकिन पानी का गोला सीधा एड के सीने में लगता है और वो जमीन पर ऐसे गिरता है जैसे उस पर कोई उल्का पिंड गिरा हो। एड बिना कुछ कहे हार मान लेता है। फियोनिया गुस्से से तमतमा जाती है। वो एक प्रिंसेस है जो मुफ्त में बीड लेने से भी इनकार कर देती है, और अब ये लड़का उसे मुफ्त में जीत दे रहा है। उसे पता है एड ने जानबूझकर पानी के गोले से बचाव नहीं किया। छात्र जोर जोर से हंसते हैं। एड की लड़ाई टेलर से भी ज्यादा शर्मनाक रही। वो पहले बहुत कूल बन रहा था और अब एक झटके में ढेर हो गया। प्रिंसेस की तारीफ में तालियां बजाते हैं। एड झुककर फियोनिया का धन्यवाद करता है और कहता है उसने बहुत कुछ सीखा, लेकिन फियोनिया जानती है ये सब एक मजाक है। एक ही वॉर में क्या सीख सकता है कोई। फिर उसे एहसास होता है कि एड ने पूरे फाइट के दौरान एक बार भी उसकी आंखों में नहीं देखा। मतलब वो झूठ बोल रहा है, और ये बात उसे और भी चिढ़ा देती है। अनाउंसर उसे विजेता घोषित करता है और भीड़ फिर से तालियां बजाती है। एड तुरंत वहां से भाग जाता है। एड जानता है कि उसे प्रिंसेस से दूर रहना है क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, केवल उससे भी ज्यादा अहम है। कहानी का मुख्य हीरो टेलर। एड टेलर को खोजने के लिए भागता है और उसे पंख कहकर पुकारता है। तभी कोई पीछे से उसका नाम पुकारता है, और सौभाग्य से फिर वही प्रिंसेस फियोनिया है। वो पूछता है कि वो बिना बॉडीगार्ड्स के बाहर क्या कर रही है, लेकिन वो बातों में नहीं फंसती। वो गुस्से में पूछती है कि असल में एड है कौन। एड कहता है उसे समझ नहीं आ रहा कि फियोनिया क्या कह रही है, और फिर वही पुराना बहाना मारता है कि उसने इस ड्यूल से बहुत कुछ सीखा। लेकिन फियोनिया को सब समझ आ चुका है। उसे पता है कि एड ने जानबूझकर हार मानी ताकि वो स्टेज से हट सके। वो पहले से ही अपनी पढ़ाई में पिछड़ रही है, और ऊपर से इस स्कूल को हड़पने की साजिशें, प्रोफेसर ग्लास का मूड और राजशाही के तौर तरीके, सब कुछ उसे थका चुके हैं। एड को हैरानी होती है कि प्रिंसेस के अंदर इतना सब कुछ दबा हुआ था। उसने पिछली जिंदगी में टेलर के नजरिए से ही सब कुछ देखा था, दूसरों के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। एड धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, गहरी सांस लो और शांत हो जाओ। वो दोनों एक साथ सांस अंदर बाहर करते हैं। फियोनिया को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। वो उसे डांटने आई थी, लेकिन एड ने उसे शांत कर दिया। फियोनिया शर्मा जाती है और कहती है कि वो अक्सर सीधे सपाट सवाल करती है क्योंकि महल में उसने हमेशा लोगों के इरादे समझने की कोशिश की है। एड को कोई दिलचस्पी नहीं। वो जल्दी से निकलना चाहता है टेलर को खोजने के लिए, लेकिन फियोनिया को जवाब चाहिए। वो पूछती है, क्या एड जानबूझकर अपनी फैमिली से नाता तोड़ना चाहता था क्योंकि उसे उनके अंधेरे राज पता थे? क्या उसने टेलर को परेशान किया ताकि उसे फैमिली से निकाल दिया जाए? एड पसीना पोंछता है। उसका अनुमान करीब है। रॉथ टेलर फैमिली सच में डार्क है, लेकिन वो ये बात नहीं कह सकता। इसलिए वो नजरें चुराता है और सब झूठ बोल देता है। फियोनिया को लगता है वो झूठ बोल रहा है और गुस्से से भर जाती है। वो पूछती है, फिर तुम टेलर को चीयर क्यों कर रहे थे? क्या तुमने उसे कभी नफरत की ही नहीं? एड अपनी नजर घुमा लेता है
और इतने झूठ बोलता है कि फियोनिया को लगने लगता है कि उसका नाक बढ़ रहा है। वो चिल्लाती है, मेरी आंखों में देखकर सच बोलो। लेकिन एड कहता है वो सच बोल रहा है, जबकि वो झूठ है। फियोनिया के पास कोई सबूत नहीं, इसलिए वो कुछ साबित नहीं कर सकती। आखिर में वो हार मान जाती है। फियोनिया जानती है कि एड की नज़र बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी। उसे किसी ज़रूरी काम के लिए जाना है। एड धन्यवाद कहकर निकल जाता है। वह सोचता है कि फियोनिया भी अब इस कहानी का हिस्सा बन चुकी है और ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। एड उसे सलाह देता है, राजनीति पर ध्यान देना ठीक है, लेकिन उसे थोड़ा आराम भी करना चाहिए। यह स्कूल महल जैसा नहीं है। फियोनिया हमेशा दूसरों के झूठ को पढ़ने की कोशिश करती थी, लेकिन यह पहली बार था जब किसी ने उसके अंदर झांक लिया। एड टेलर को खोजने भागता है, क्योंकि अगर टेलर ने कहानी छोड़ दी तो एड की आराम की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। वह टेलर को ढूंढ लेता है, टूटी हुई तलवार पकड़े बैठा है। लेकिन इससे पहले कि एड कुछ बोले, एक लड़की सामने आकर टेलर को बचाती है। वह है आयाह, टेलर की बचपन की दोस्त। वह एड को रोकती है और कहती है उसका दोस्त पहले से ही परेशान है, उसे और परेशान मत करो। टेलर खड़ा हो जाता है और हैरानी से कहता है, एड अभी भी स्कूल में है? एड को झटका लगता है। टेलर की जिद और जज्बा जिंदा है। टेलर आयाह को पीछे करता है और एड का नाम पुकारता है, एक हीरो की तरह। टेलर की आंखों में वही पुराना जोश है। आयाह ने बिना पीछे देखे टेलर का साथ दिया। यही सच्चा रिश्ता है। एड कहता है टेलर तलवार के मामले में कमाल का है। उसने इस खेल में बहुत कुछ टेलर के साथ देखा है। वो अब कोई साजिश नहीं करना चाहता। एड ने टेलर को हमेशा एक कमजोर हीरो समझा था, लेकिन अब वो उसकी ताकत को पहचानता है। उसे खुशी है कि टेलर ठीक है, बस इतना ही काफी है। एड चला जाता है और टेलर आयाह उसे हैरानी से जाते हुए देखते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अचानक स्कूल के अंदर से आग की लपटें उठती हैं। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। नेल बिल्डिंग में एक विशाल लाल ड्रैगन दहाड़ता है। गोल्डन डॉटर लोटेल उस पर बर्फ का जादू चलाती है, जिससे ड्रैगन जम जाता है। लेकिन ड्रैगन आग की लपटों से बर्फ पिघला देता है। ड्रैगन को कंट्रोल कर रही है स्पिरिट सोर्सरर जेनिका। ये एक अद्भुत लड़ाई है। टेलर इसे बाहर से भी देख सकता है। इस बार मुख्य किरदार नहीं बल्कि जेनिका ही ज्वाइंट कॉम्बैट की विजेता बनती है। वह दूसरी ईयर की छात्रा है और बहुत तारीफें बटोरती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने गलती से लोरटेल को गंभीर चोट पहुंचा दी। 2 हफ्ते बीत जाते हैं और एड शांति से अपनी स्टडी और सर्वाइवल में लग जाता है। अब वह अपनी बॉडी, स्टैट्स सब सुधार रहा है। लेकिन जब वो नहाकर बाहर आता है, जेनिका अचानक उसके कैंप में आ जाती है। वो शर्मा जाती है क्योंकि एड बिना कपड़ों के होता है, लेकिन वो बताती है कि उसे एड से कुछ सलाह चाहिए। वो सोचती है, क्या उसे लोरटेल से माफी मांगनी चाहिए? एड कहता है, जो तुम्हारे दिल में है वही करो। दूसरे वर्ष की प्यारी और चुलबुली छात्रा जेनिका सबके लिए अनमोल थी, हर मायने में खास। अगर कभी उसे अपराधबोध या आत्म आलोचना होती तो हर कोई हमेशा उसका पक्ष लेता। लेकिन जेनिका जानती थी कि केवल दयालु होने से किए गए गलत कार्य मिट नहीं जाते। जेनिका कहती है कि एड वही उम्मीद रखती है जो उसने उससे की। वह कभी उसका बिना शर्त समर्थन नहीं करता। वह मुस्कुराकर स्ट्रेच करती है और सोचती है कि एड काफी बदल गया है। वह अब वैसा नहीं रहा जैसा वह पिछले साल था। देखिए, जेनिका एक हंसमुख और मुस्कुराती लड़की थी, लेकिन साथ ही वह बेहद सूक्ष्मता से देखती भी थी। वह नोट करती है कि जब एड ने कठिन समय में पैसे मांगे तो उसने कभी भिखारियों जैसी हताशा नहीं दिखाई। वह जानती थी कि वह उसे अप्रत्यक्ष रूप से करीब न आने के लिए कह रहा था, लेकिन एड की यही बातें उसके लिए एक अजीब सी तसल्ली बन गई थीं। वह उससे कहती है कि वह वास्तव में उसे सुकून देने वाला लगता है। वह यह भी कहती है कि काश दुनिया के सारे लोग उसकी तरह होते। अगले दिन की एक उज्ज्वल और खूबसूरत सुबह में एड घबराकर और डर में तेजी से चलता है। द फेल्ड स्वॉर्ड्समैन ऑफ सिल्वेनिया एक मास्टरपीस खेल है, लेकिन बहुत कम खिलाड़ी इसका अंत देख पाते हैं। नए खिलाड़ी अक्सर शुरुआत में कई बुरे अंत, बैड एंडिंग्स झेलते हैं। एक उदाहरण, अगर कोई खिलाड़ी कोबॉल्ट्स के हमले में एक लड़की को बचा लेता है तो उसे गोल्डन डॉटर का रहस्य मिल जाता है, लेकिन फिर वह लड़की टेलर का अपहरण करवा देती है
और खिलाड़ी मारा जाता है, टेलर की हत्या हो जाती है। एक अन्य उदाहरण, अगर खिलाड़ी आया चाइल्डहुड फ्रेंड को छोड़कर गोल्डन डॉटर के साथ टीम बनाता है तो आया गिरकर मर जाती है क्योंकि टेलर ही उसे बचाने वाला होता है। अगर खिलाड़ी उस पेड़ की आत्मा टार्किन से गोल्डन डॉटर की रक्षा करता है जिसे जेनिका ने बुलाया है तो खिलाड़ी जलकर मर जाता है। इसलिए एड को दौड़ना पड़ता है, उस लड़की को नजरअंदाज करते हुए जो उसे सीनियर कहकर बुला रही है। लेकिन वह उसके सामने कूद जाती है और पूछती है कि वह कब तक उसे नजरअंदाज करता रहेगा। वह चौथी हीरोइन है, व्यापारिक साम्राज्य के उत्तराधिकारी सिलन की बेटी लेल कैशलिन, जिसे गोल्डन डॉटर कहा जाता है। वह मासूम मुस्कान के साथ पूछती है, क्या वह एड का 2 घंटे का समय खरीद सकती है? लॉरटेल, जिसे न्यूबी क्रशर के नाम से जाना जाता है, कहानी की छुपी हुई हीरो है। उसे शुरू से ही खलनायिका के रूप में चित्रित किया गया था। जब तक खिलाड़ी उसकी असली भावनाओं और अकेलेपन को समझ पाते, वे फियोनिया और लोरटेल के बीच के चौराहे पर आ खड़े होते। एड खुद से कहता है कि उसे उसकी बातों में नहीं आना है। लोरटेल फिर भी पीछे नहीं हटती। वो हेड को थोड़ा सा मदद करने का प्रस्ताव देती है। एड को उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर विश्वास नहीं होता और वह कहता है कि वह झूठ बोलती है। लोरटेल उसे प्रेरणा का स्रोत कहती है और यहां तक कहती है कि वह उसकी बहुत इज्जत करती है। वह एड की कठिनाइयों में भी पढ़ाई करते रहने की सराहना करती है और उसकी खराब छवि की परवाह नहीं करती। एड तब भी प्रभावित नहीं होता। लॉरटेल उसे 3 सोने के सिक्के एडवांस में देती है। यह काफी बड़ी रकम है। वह जानती है कि एड और जेनिका के बीच हाल ही में नजदीकी बढ़ी है और वह चाहती है कि एड जेनिका से उसकी दोस्ती करवाए। एड सिक्कों से थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन वह आसानी से झुकने वाला नहीं है। लोरटेल वो पैसे एड की जेब में चुपके से डाल देती है। वो जानती है कि जितने ज्यादा लोग उसके पक्ष में होंगे, वह उतना ही मजबूत होगी। एड जानता है कि लोरटेल और राजकुमारी फियोनिया के बीच सत्ता के लिए राजनीतिक लड़ाई होगी। उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि लोरटेल इतनी जल्दी गठबंधन बनाने की जरूरत को समझ गई है। लेकिन एड कोई मासूम इंसान नहीं है। उसे मालूम है कि अमीर लोगों के लिए थोड़ी सी गरीबी भी जानलेवा हो सकती है। गरीबों को थोड़े से पैसों से बहकाना आसान होता है। वे अपने परिवार, अपनी इज्जत और खुद को तक बेच देते हैं। यह सब तो सामान्य था, लेकिन एड पैसे लौटाने का फैसला करता है। वह एक हैंडशेक के दौरान वो पैसे वापस उसकी हथेली में खिसका देता है और वहां से चला जाता है। लोरेटेल आश्चर्यचकित हो जाती है और एड वहां से गुस्से में चला जाता है। वो जानता है कि पैसे लेना आसान था, लेकिन वह कहानी की दिशा बदलना नहीं चाहता था। उस रात लोरेटेल कैशलिन को एड की सख्त अस्वीकृति से कोई अपमान नहीं हुआ, बल्कि वह जेनिका के पास रात में जाती है। वह जानती है कि हर अवसर को भुनाना ही असली व्यवसायी का गुण होता है। लोरटेल जेनिका से उस दिन की लड़ाई में ज्यादा कर देने के लिए माफी मांगती है। वह सिर्फ उसकी शक्ति देखना चाहती थी। वह सोचती है कि जेनिका को उसकी ही भावना के खिलाफ इस्तेमाल करना आसान होगा, लेकिन जेनिका उसे चौंका देती है। वह बताती है कि जंगल के उत्तरी हिस्से से उसे आत्माओं के जरिए लोगों की बातें सुनाई देती हैं, यानी वह एड और लोरटेल की बातचीत सुन चुकी है। वह मुस्कुराकर कहती है, ईमानदारी खरीदी नहीं जा सकती। फिर वह खुद को थोड़ा घमंडी मानती है और हंसती है। लोरटेल समझ जाती है कि जेनिका उतनी भोली नहीं है जितनी लगती है। जेनिका माफी मांगती है कि उसने उसे चोट पहुंचाई, लेकिन फिर भी वह खुश रहती है। लोरटेल सोचती है, यह लड़की जितनी लगती है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। वहीं एड अपने कपड़े सुखा रहा होता है, तभी हवा का झोंका सब उड़ाकर गिरा देता है। फिर एक आवाज आती है। ऑफिस हॉल की सीनियर मेड बेल माया आती है, वही जिसने एड को हॉस्टल से निकाल दिया था। वो एड के जीवन में सुधार देखकर थोड़ा खुश होती है। बेल ने एक टोकरी लाई होती है जिसमें बढ़िया खाना होता है। एड सोचता है कि बेल माया कहानी की मुख्य घटनाओं से जुड़ी नहीं है, इसलिए वह आराम से उसके साथ दोस्ती कर सकता है। वह उसके साथ जंगल के खाने, शिकार और जाल बुनाई सीखता है। उसके पास अब पर्याप्त मांस और मछली है और वह 2 साधारण जादू आग और हवा को इतना इस्तेमाल करता है कि लेवल 10 तक पहुंच जाता है। अब वह अपने शिविर जीवन में खुश होता है। तभी आकाश में एक चमक दिखती है। यह कोई तारा नहीं, बल्कि कोई चीज गिर रही होती है। वह उसकी झोपड़ी को तबाह कर देती है। धूल के बीच कोई खांसता है और वह होती है लूसी। वह रात के कपड़ों में होती है
और कहती है कि उसे मरते मरते बचा। एड हैरान है क्योंकि वह इतनी शक्तिशाली जादूगरनी है, तो ऐसा क्या हुआ? लूसी बताती है कि वह बेलमाया से भाग रही थी और डर के मारे टेलीपोर्ट कर गई। वह फिर एड से झड़की मांगती है, लेकिन एड उसे मारता है और वह शिकायत करती है कि अब वह बचाव जादू का उपयोग नहीं कर रही है। एड सोचता है अब समय है कि एक मजबूत झोपड़ी बनाई जाए। वो लाइब्रेरी जाता है, वहां सामग्री, योजना और निर्माण विधियों से संबंधित किताबें पढ़ता है। बंद होने के समय एक गुलाबी बालों वाली लड़की कहती है कि समय हो गया है। वह कहती है कि उसे एड को इतनी मेहनत से पढ़ते देखकर प्रेरणा मिलती है। उसका नाम एला इसन है, वह पहली वर्ष की छात्रा है। एड अपना नाम बताता है और लड़की चौंक जाती है, लेकिन वह कहती है कि वह अफवाहों जैसा बिल्कुल नहीं है। वह हंसती है और कहती है कि अफवाहें बेकार होती हैं। एड उसके समर्थन के लिए उसे धन्यवाद देता है। तभी एक भारी ऊर्जा महसूस होती है, किताबें गिरने लगती हैं। ये एड को खेल के पहले अध्याय के अंतिम भाग की याद दिलाता है, ग्लास्किन शोडाउन। आकाश में एक चमकदार बैंगनी बीम उठती है। यह आत्मा को बुलाने का चिन्ह है। ग्लास्किन, अंधकार की सबसे शक्तिशाली आत्मा। 11:30 बजे स्टूडेंट सेंटर के सामने कैंप में छात्र जमा होते हैं। टेलर कहता है, अगर ग्लास्किन को नहीं रोका गया तो और मौतें होंगी। एला कहती है कि यह एक समनिंग रून है। यह केवल कोई उच्च आत्मा जोड़ने वाला छात्र ही कर सकता है, जैसे जैनिका। लेकिन फियोनिया कहती है, आत्मा जैनिका को नियंत्रित कर रही है। फियोनिया कहती है, सिर्फ सबसे योग्य छात्र ही जैनिका को रोकने जाएंगे, बाकी सब अंदर रहेंगे। जैसे ही टीम बनती है, छात्र बताते हैं कि पोषण विभाग और अध्यापन कर्मचारी हड़ताल पर हैं। फियोनिया उदास होती है, लेकिन बाकी छात्र अभी सुरक्षित हैं। तभी एक लड़की आती है। वह कहती है कि उसकी एक दोस्त अभी भी स्टूडेंट लाइब्रेरी में है, एक द्वितीय वर्ष की छात्रा, अप्रेंटिस लाइब्रेरियन। फियोनिया उसका नाम पूछती है। जिग्स चिल्लाता है जब उसे पता चलता है कि उस अप्रेंटिस लड़की का नाम एला इसान है। यह सुनकर जिग्स स्तब्ध हो जाता है। उसका दिल डर और चिंता से भर जाता है, क्योंकि एला एकदम असहाय है और अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकती। वह बिना सोचे समझे उसे बचाने भागने लगता है, लेकिन लोटेल उसे रोकती है और समझाने की कोशिश करती है कि स्टूडेंट लाइब्रेरी काफी दूर है, इसलिए पहले उन्हें इस पूरे हंगामे की जड़ यानी जैनिका को रोकना जरूरी है। फियोनिया भी उसका रास्ता रोकती है और लोटेल की बात से सहमति जताती है। फियोनिया यह भी बताती है कि लाइब्रेरी में एक सेकंड ईयर स्टूडेंट भी है, इसलिए उन्हें उस पर भरोसा करना चाहिए कि वह एला की रक्षा करेगा। जिग्स उनके तर्क को नकार नहीं पाता, लेकिन उसकी बेचैनी साफ दिख रही है। फिर फियोनिया पूछती है कि लाइब्रेरी में वह दूसरा स्टूडेंट कौन है। जो लड़की यह जानकारी लाई थी, वह हिचकिचाती है। तभी जिग्स उस पर झपट पड़ता है और उसका कंधा पकड़कर उसे झकझोरता है। वह जानना चाहता है कि वह क्या छिपा रही है। आखिरकार लड़की रोते हुए बताती है कि वो दूसरा स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि एड रॉथ टेलर है, वही कुख्यात बदनाम बुली। वो बताती है कि एड बहुत देर रात तक लाइब्रेरी में बैठा था और वो इतनी छिड़ गई कि एला को उसी के साथ छोड़कर चली गई। सभी को पता है कि एड कितना घटिया इंसान है। एला उन अफवाहों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन वहां मौजूद कोई भी एडरॉथ टेलर पर भरोसा नहीं करता। बात और बिगड़ जाती है जब कुछ स्टूडेंट्स याद दिलाते हैं कि एडरॉथ टेलर जैसा बेशर्म और घटिया इंसान एक खूबसूरत लड़की लाइब्रेरी की अप्रेंटिस एला के साथ अकेला है। ये सुनकर जिग्स आगबुला हो जाता है। फियोनिया फिर से उसका रास्ता रोकती है और उससे विनती करती है कि वह एडरॉथ टेलर पर थोड़ा भरोसा करे, लेकिन वहां मौजूद किसी को भी एड पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। यहां तक कि लोटेल भी स्तब्ध है, वो भी एड पर यकीन नहीं करती। जिग्स का चेहरा गुस्से से तड़प उठता है, जैसे कि वो किसी फाइनल बॉस में बदल जाए अगर लोग उसे और देर तक रोकते रहे। जिग्स बिना किसी झिझक के बैरियर तोड़ता है और एला को बचाने दौड़ पड़ता है, चाहे वो बुरी आत्माओं से हो या एडरॉथ टेलर से। जैसे ही वो बाहर निकलता है, काली आत्माएं उस पर झपटती हैं, लेकिन जिग्स बिना रुके उन्हें काटता हुआ आगे बढ़ता है। वो अब गुस्से की सजीव मूर्ति बन चुका है, सारी बुरी खबरें सुनकर अंदर से फट चुका है। वो कसम खाता है अगर एड ने एला को हाथ भी लगाया तो वह उसे पीट पीट कर मिट्टी में मिला देगा। रैग्स टू रिचेस जैसा मुहावरा भी जिग्स की कहानी के लिए छोटा पड़ जाता है।
वह घास के मैदानों के खानाबदोश लोगों की संतान है। जवान होते होते वह अपने परिवार से बिछड़ चुका था। उसे नहीं पता क्यों या कब उसे छोड़ा गया। वह नहीं जानता था कि कभी अपने कबीले या लोगों के पास लौट पाएगा भी या नहीं। उसने पढ़ना सीखने से पहले हिरण का सिर काटना सीखा। सामान खरीदने से पहले लाशों से जरूरत का सामान निकालना सीखा। वह सचमुच जानवरों की तरह जिया। वो अपने शिकारों को खींचते हुए बाजार तक लाता, जिनसे खून टपकता और लोग डर और हैरानी में उसे घूरते। वे उसे घास के मैदानों का बारबेरियन कहते। कुछ तो कहते कि वो इंसानों का मांस भी खा जाता है। लेकिन इसी बीच एला ने उससे उसका नाम पूछा जैसे वो कोई आम इंसान हो। जिग्स ने कहा, मेरा नाम जिग्स है। तो एला मुस्कुराई और बोली, तुम दो पैरों पर चलने वाले भेड़िए जैसे हो। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि जिग्स को एहसास हुआ कि वो एक अकेले भेड़िए जैसा जीवन जी रहा था जिसे उसकी टोली ने छोड़ दिया हो। एला और उसके पिता ने उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया था। जिग्स उनके साथ बैठकर खाना खाने लगा, एला के साथ जादू सीखने लगा और समाज में ढलने लगा। उसकी जंगली जिंदगी बस एक धुंधली याद बनकर रह गई। एला ने उसके बाल भी काटे थे, उसे इंसान बना दिया था। लेकिन अब उसी एला की रक्षा के लिए वह फिर से जानवर बनने को तैयार था। उसने एड रॉथ टेलर के बारे में सुना था, वह लड़का जिसने टेस्ट में चीट किया, राजकुमारी को गाली दी और एक जूनियर को परेशान किया। जिग्स के लिए एड सबसे गंदा लड़का है। वह बिना रुके लाइब्रेरी की ओर भागता हेला के बारे में सोचकर उसका खून खौल रहा है। अंत में जिग्स को एड मिल जाता है। वह एड को कॉलर से पकड़कर पूछता है कि एला कहाँ है। एड का चेहरा शांत बना रहता है और वह कहता है कि एला थर्ड फ्लोर के रीडिंग रूम में है। जिग्स उसे एक तरफ धकेल देता है और बिना रुके वहां दौड़ जाता है। वह दरवाजा खोलता है और चिल्लाता है, एला, तुम ठीक हो? अंदर जाकर वह देखता है कि एला एड की जैकेट ओढ़कर शांतिपूर्वक सो रही है। वह राहत से कांपने लगता है और अपना सिर सहलाता है। तभी उसे दिखता है कि किताबों की अलमारियां कुछ इस तरह रखी गई हैं जैसे वह एला की सुरक्षा कर रही हों। खिड़कियों पर पर्दे हैं ताकि आत्माएं उसे न देख सकें। एक ब्लैक बोर्ड पर संदेश लिखा है, घबराओ मत, यह सब सूरज उगने से पहले खत्म हो जाएगा। तब तक खुद को सुरक्षित रखना और आत्माओं को उकसाना मत। जिग्स को एहसास होता है कि कोई एला की सुरक्षा कर रहा था जबकि वो वहां नहीं था। वह देखता है कि एला के ऊपर जो जैकेट पड़ी है उस पर खून लगा है, लेकिन वो खून एला का नहीं है और न ही वह जैकेट उसकी है। यह सब किसी और ने किया है और वह कोई और नहीं बल्कि एड रॉथ टेलर था। खुद घायल होने के बावजूद एड ने अपनी परवाह नहीं की। उसने खुद को एक संत की तरह पेश किया। आज का पहला धर्म दूसरों की रक्षा करना है। लाइब्रेरी में एक महिला की मूर्ति के पास टेक लगाकर बैठा एड एक घायल शख्स की देखभाल करता दिख रहा था और उस पर पड़ती रोशनी उसे किसी संत जैसा बना रही थी। जब लाइब्रेरी कांपनी शुरू हुई, एड ने एला को अपने कंधों पर उठाया और उस शेल्फ को रोका जो उन्हें कुचलने वाली थी। शुक्र है वह नियमित रूप से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता है जिससे वह इस आपदा को टाल सका। खिड़की से उसने देखा कि आसमान से एक लेजर आ रही हैग्लासन शोडाउन की शुरुआत थी, लेकिन वह आराम से खिड़की के पर्दे बंद कर देता है जैसे कुछ हुआ ही न हो, क्योंकि उसे यकीन है कि टेलर सब संभाल लेगा। उस जगह को देखना भी बेकार है, वह पूरी तरह स्टोरी लाइन के मेन कैरेक्टर्स से भरी हुई है। थोड़ी ही देर में लो लेवल बर्सर्क आत्माएं लाइब्रेरी में घुसने वाली थीं, इसीलिए एड ने एंट्रेंस को ब्लॉक कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर उसने एला के लिए एक परफेक्ट शेल्टर तैयार किया। सब कुछ सेट करने के बाद उसने सोचा कि अब वह अपना बीफ जर्की खाएगा और सारी रात पढ़ाई करेगा, क्योंकि अब लाइब्रेरी अनिश्चित काल तक खुली रहने वाली है जब तक जैनिक का मामला हल नहीं हो जाता। तभी उसे याद आता है कि जैनिका की ताकत का राज है उसकी स्पिरिट अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिट कनेक्शन, जो आत्माओं से बातचीत से बढ़ती हैं और वह हर आत्मा से बात करती है। एड को आत्माएं दिखती भी नहीं थीं, इसलिए उसके लिए स्पिरिट स्टैट्स बढ़ाना लगभग असंभव था। लेकिन वह चौंक जाता है जब देखता है कि जैनिक असल आत्माओं पर वॉर कर रही है, जिसका मतलब है कि वे अब भौतिक रूप में हैं और अब एड को भी दिखाई दे रही हैं। यह मौका है कि वह भी आत्माओं से लड़कर अपनी ताकत बढ़ा सके। वह अपनी सुरक्षा वाली बैरियर से बाहर आता है और लंबे समय तक उन आत्माओं से भिड़ता है। इस प्रक्रिया में वह अपनी इग्निशन पावर को लेवल 12 तक, स्पिरिट कनेक्शन और स्पिरिट अंडरस्टैंडिंग को लेवल 7 तक पहुंचा देता है।
अगर वह दोनों स्पिरिट स्किल्स का जोड़ 15 तक पहुंचा पाता तो शायद एक स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकता था, लेकिन उसने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर ट्रेनिंग की थी, इसलिए अब उसे आराम की जरूरत है। जब वह थका बैठा होता है तभी जिग्स उससे पूछता है कि वो हॉलवे में ऐसे बैठा क्या कर रहा है। एड झूठ नहीं बोलता और सीधा कहता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन जिग्स को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। तभी वो भेड़िए जैसा लड़का गहरी ईमानदारी से एड को झुककर धन्यवाद देता है और उसे सीनियर एड कहता है। वो वादा करता है कि जब समय आएगा तो वह उसका यह कर्ज जरूर चुकाएगा। एड को तब एहसास होता है कि एला दरअसल जिग्स की प्रेमिका थी। वह खुद तो एला को भूल ही गया था क्योंकि वह पूरी तरह टेलर का फैन है, लेकिन जिग्स वो टेलर का वो साथी है जिसने शुरुआत से अंत तक टेलर पर भरोसा किया। यह भेड़िया लड़का स्टोरी लाइन के लिए बहुत अहम है। एड समझ जाता है कि जिग्स लाइब्रेरी सिर्फ इसलिए आया था ताकि एला को बचा सके। अब जब वो एला की सुरक्षा की पुष्टि कर चुका है, उसे लौटकर जेनिका को रोकने में मदद करनी होगी। एड उसे कहता है कि वह स्टूडेंट सेंटर लौट जाए और टेलर की मदद करे। अगर वह टेलर की बात मानता है तो सब ठीक हो जाएगा। जिग्स चौंक कर पूछता है कि क्या एड सच में उसी टेलर मैककोर की बात कर रहा है जिसे वो जानता है, क्योंकि जिग्स को तो लगता है कि एड और टेलर कभी मिले ही नहीं। एड कहता है कि यह मान सम्मान की बात नहीं बल्कि एक कंपैटिबिलिटी की बात है, क्योंकि हाई लेवल फायर स्पिरिट टार्किन को नुकसान सिर्फ टेलर की एलिमेंट स्लैश स्किल से ही पहुंचाया जा सकता है। एक्ट 1 सीन 9 में टेलर यही स्किल सीखता है और ये स्किल इस पूरे सीन को जीतने के लिए जरूरी है। जिग्स एक बार फिर झुककर धन्यवाद करता है और एड उसे कहता है कि ज्यादा समय बर्बाद मत करो, तुरंत जाओ। खुद एड वहीं लाइब्रेरी में आराम करेगा। उसने वुल्फमैन को एक बड़ा राह बता दिया है। अब उम्मीद है कि सब कुछ ओरिजिनल कहानी की तरह ही आगे बढ़े। तभी एड को एहसास होता है कि जिग्स और टेलर अभी तक दोस्त नहीं बने हैं। असल में गेम की स्टोरी में एक्ट 1 सीन 9 में सेमेस्टर एंड ड्यूल में टेलर जिग्स से बुरी तरह हारता है, लेकिन उसी फाइट के दौरान टेलर एलिमेंट स्लैश सीखता है और फिर दोनों एक दूसरे को सम्मान देना शुरू करते हैं। यहीं से उनकी दोस्ती शुरू होती है। लेकिन इस बार कहानी अपने समय से 1 महीना पहले चल रही है, इसलिए वो सीन अभी हुआ ही नहीं। एलिमेंट स्लैश की जरूरत है और इसका मतलब ये है कि फिलहाल रेड टीम में कोई भी टार्किन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारा हीरो ये देखकर दंग रह जाता है कि कहानी पूरी तरह से पटरी से उतर रही है। इस हालत में रेड टीम टार्किन से हार ही जाएगी। स्टूडेंट सेंटर में वापस जहां रेड टीम का बेस है, वहां जिग्स यानी वुल्फमैन देरी के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वह अपनी गलती का प्रायश्चित जरूर करेगा। लेकिन फियोनिया कहती है कि भूल जाओ ये सब, क्योंकि वो वहां होता भी तो भी हार तो तय थी। पूरी रेड टीम खून और घावों से लथपथ है। उन्होंने पहले ही एक बार अटैक किया था और बुरी तरह हार गए। गार्ड कहता है कि अगर दोबारा हमला करना है तो और लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। प्रोफेसर्स को, जो वयस्क हैं, खुद लड़ाई में उतरना चाहिए। ये सब बच्चों पर छोड़ना गलत है। क्लेयर्स कहता है कि जैसे ही उसके पैर का दर्द कम होगा वह अगली रेड में शामिल होगा। फियोनिया उसे मना करती है और कहती है कि उसे बेस में रहकर आराम करना चाहिए, क्योंकि वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा। लेकिन गार्ड कहता है, अगर तुम्हें सच में चिंता है तो अपना ऑर्डर वापस लो। फियोनिया जवाब देती है, मेरे पास भी दिल है, पर मैं अपना कर्तव्य नहीं छोड़ सकती। शुक्र है उनका पीछे हटना सफल रहा, लेकिन अब उनका गार्ड स्क्वाड से बाहर हो गया है। फियर्स, जो कि फर्स्ट कॉम्बैट फैकल्टी का टॉप स्टूडेंट था, वह भी घायल हो चुका है। फियोनिया को अब इस हालात से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। वह कहती है, अब हमारे पास जो लोग हैं उन्हीं से टार्किन को हराना होगा। तभी एड रॉथ टेलर वहां आता है, धीरे धीरे मानो जबरदस्ती खींचा चला आया हो, और कहता है कि अब उनके पास टार्किन को लेने जाने का टाइम ही नहीं है। सभी हैरान रह जाते हैं उसे देखकर, कुछ तो डर भी जाते हैं। लेकिन एड बोलता रहता है। एड कहता है कि समनिंग रिचुअल की प्रगति देखकर साफ है कि यह बहुत जल्द पूरा होने वाला है। कहानी में दखल देना वह बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन अगर अगला हमला भी विफल हुआ और सब मर गए तो उसे वह शांत एंडिंग कभी नहीं मिलेगी जिसकी उसे ख्वाहिश है। इसलिए वो कहता है कि रेड टीम को 2 हिस्सों में बांट दो, एक टीम वो खुद लीड करेगा। अब तक उसकी मौजूदगी ही स्टोरी लाइन को बहुत ज्यादा बदल चुकी है। अब से एड रॉथ टेलर खुद कहानी में दखल देगा।
सब हैरान रह जाते हैं एड न सिर्फ आया है बल्कि अब लीड भी करने वाला है। प्लूस चिल्लाता है कि एड इसे मजाक बना रहा है, लेकिन जिग्स उसे रोक देता है और कहता है कि पहले एड की बात सुन तो लो। एड समझाता है कि उन्हें टार्किन को हराना होगा जिसे जेनिका ने बुलाया है। साथ ही डार्कनेस स्पिरिट वॉसर से भी निपटना है जिसने स्पिरिट सोर्सर को हरा दिया है, लेकिन बीस्ट की शेल के कारण उसे नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब बीस्ट से सीधे टकराना जरूरी नहीं है। एक टीम टार्किन का ध्यान खींचेगी और दूसरी टीम ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर दबे हुए जैन को सबड्यू करेगी। एड प्लान बताता है, क्लासिक बेट एंड स्विच यानी चकमा देना। एक टीम बीस्ट को लुभाएगी, दूसरी टीम जेनिका तक पहुंचेगी। लेकिन लोरटेल इसका विरोध करती है। वो कहती है कि उन्होंने कभी बीस्ट से लड़ाई की ही नहीं और वो तो पहले भी सिर्फ किस्मत से बच निकले थे। अगर लुभाने वाली टीम नाकाम हुई तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। या तो वो टीम मारी जाएगी या दूसरी टीम एक साथ दो हाई रैंक स्पिरिट से भिड़ जाएगी। ये प्लान बहुत जोखिम भरा है। एड कहता है कि जब कोई और रास्ता नहीं है तभी जोखिम की बात की जाती है। सबसे जरूरी है जेनिका को हराना, तभी बाकी सब रुक सकेगा। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि लुभाने वाली टीम मतलब अपनी जान देने वालों को चुनना। तभी हमारा प्यारा और बहादुर हीरो टेलर खुद आगे आता है। वह कहता है कि वह उस टीम में जाएगा, लेकिन एड उसे तुरंत मना कर देता है। उसका काम छुप छुप के भागना नहीं है, उसे तो विलेन से सीधी भिड़ंत करनी है। टेलर कहता है कि वह तेज है और वो खुशी खुशी अपनी जान दे सकता है, लेकिन एड गुस्से में उसे पीछे धकेल देता है और कहता है कि वो गलत सोच रहा है, यहाँ कोई बकरा नहीं चुना जा रहा है। वह कहता है कि क्लियस, फॉक्सी और एड खुद मिलकर टार्किन का ध्यान भटकाएंगे। क्लियस और फॉक्सी यह सुनकर दहशत में आ जाते। हेंक्लियस चिल्लाता है कि वह नहीं मरना चाहता और फॉक्स गर्ल साफ मना कर देती है, लेकिन एड कहता है यही एकमात्र तरीका है। फियोनिया अंततः बोलती है, वह कहती है कि एड का प्लान ही फॉलो किया जाएगा। अब रेड टीम दो हिस्सों में बंटेगी। टेलर, फियोनिया, एल्वीरा, और जिग्से जाएंगे जेनिका को हराने। क्लियस, फॉक्सी और आर्या टार्किन को लुभाने वाले बनेंगे और फियोनिया का अंतिम आदेश मरना नहीं है, किसी भी कीमत पर। नेल हॉल कॉरिडोर में टार्किन घूम रहा है। लोरटेल एड से पूछती है, तुम टाइम कैसे खींचोगे जब तुम्हारा दुश्मन एक आग का अजगर है? एड बस कहता है, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। अगर सब प्लान के मुताबिक चला तो हम जरूर जीतेंगे। इसके बाद एड, लॉरटेल और क्लियस तीनों आगे बढ़ते हैं। एड को गेम से क्लियस अच्छी तरह याद है। वह एक निगेटिव सोच वाला डरपोक लड़का है, लेकिन उसकी स्किल्स काफी जबरदस्त हैं। एड उसे भरोसा दिलाता है, तू कर सकता है। क्लियस चौंकता है कि एड में इतनी कॉन्फिडेंस कहां से आई। उसे राजकुमारी की दृढ़ता ने साथ चलने पर मजबूर किया था। अब वो अकेला नहीं है तो थोड़ा हिम्मत जुटा पाता है। थोड़ी उम्मीद के साथ क्लियस मुस्कुराता है, लेकिन अब टार्किन उन्हें देख चुका है। वह गुस्से से दहाड़ता है। मिस्टर ग्लूम यानी क्लियस डर के मारे कांप उठता है। वह पूछता है, मैं इसका ध्यान कैसे भटकाऊं? लेकिन जब वो पीछे देखता, हेड और लोरटेल दोनों गायब हैं। अब क्लियस अकेला है। टार्किन और क्लियस दोनों हैरान खड़े हैं, जैसे सब रुक गया हो। मिस्टर ग्लूम को यह एहसास होता है और कहानी यहीं पर सस्पेंस में छोड़ देती है।